औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो है हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर की फ़िज़िकल स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर हमारे पास क्या है। सो एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। कोई भी चीज़ जिसका मास है और उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, मैटर है। अब मैटर की 3 फॉर्म एग्जिस्ट करती है हमारे पास, जो कि हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड तो ऑर्डिनरी कंडीशन में आपको पता है उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप आ जाता है और वो जो है अपनी शेप को मेंटेन रखती है, अपना वॉल्यूम भी मेंटेन रखती है। और सॉलिड में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और दूसरी तरफ अब जब हम लिक्विड की तरफ चलते हैं तो लिक्विड में क्या होता है, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। ठीक है, लिक्विड को हम जिसमें भी डालेंगे ना वो उसी की शेप ले लेते हैं। अगर हम ग्लास में डालेंगे तो वो उसकी शेप ग्लास की तरह होगी, अगर हम बाउल में डालेंगे तो उसकी शेप बाउल की तरह। तो उसकी डेफिनेट शेप नहीं है लेकिन उसका डेफिनेट वॉल्यूम है। और उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड के मुकाबले में थोड़ी सी वीक होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है गैसेस। गैसेस हमारे पास ना तो इसके पास वॉल्यूम होता है और ना ही इसके पास डेफिनेट शेप होती है। दे कम्प्लीटली फिल द कंटेनर इनटू विच दे आर इंट्रोड्यूस्ड। हम गैसेस को जिस कंटेनर में भी लेते हैं ना, उस कंटेनर में वो गैसेस फार अपार्ट वेरी बहुत ज़्यादा दूर एक दूसरे के मॉलिक्यूल से एक दूसरे से दूर दूर मूव कर रही होती हैं। गैसेस कैन बी एक्सपेंडेड और कंप्रेस्ड वेरी इजली, जिसकी वजह से गैसेस को हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। अब इंटरकन्वेंशन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। ये जो मैटर की 3 स्टेट्स हैं इनकी कन्वेंशन कैसे होती है। ठीक है बच्चों, देखें हमारे पास सॉलिड है। सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। अब काइनेटिक एनर्जी जब मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे। मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। अच्छा तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सॉलिड है। ठीक है, हमने सॉलिड का में क्या कहा कि इसके पास डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये डेफिनेट शेप है और वॉल्यूम भी है इसका। तो क्या होगा कि इनको किस तरह हम इनकी कन्वेंशन करते हैं। ठीक है, सॉलिड किस तरह कन्वर्ट होता है लिक्विड में। अब हम क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। तो जब हम इसको हीट देंगे ना, हीट देने की वजह से क्या होगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज़ करेगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ करेगी तो ये जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगा। मतलब मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। वाइब्रेट जब करेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास स्टेट है जिसमें हमारे पास सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले सॉलिड फॉर्म में होगा, हम इसको हीट देंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वाइब्रेशन भी इंक्रीज होगी। तो वाइब्रेशन जब इंक्रीज होगी तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक दूसरे को जब रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर आएंगे, इनके दरमियान में डिस्टेंस आएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड फेज में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि लिक्विड को हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं गैसेस में। अच्छा तो स्टूडेंट्स, लिक्विड्स में हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड्स में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो फार अपार्ट होते हैं। ठीक है, सॉलिड के मुकाबले में थोड़ा सा दूर होते हैं। तो अब क्या होगा, जब लिक्विड्स में हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जब हम हीट देंगे तो जाहिर सी बात है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज आएगी। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब मॉलिक्यूल्स जो है ना वो और ज़्यादा, इनके दरमियान में जो वाइब्रेशन है वो भी इंक्रीज़ करेगी। जब वाइब्रेशन इंक्रीज़ करेगी तो इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होने की वजह से इनका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और फिर ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, गैसेस के फॉर्म में। क्योंकि इतने दूर होंगे कि एक मॉलिक्यूल इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर, कि बहुत ज़्यादा फ्रीली एक कंटेनर में मूव कर पाएंगे। तो ये जो है हमारे पास क्या है, इंटरकन्वेंशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि किस तरह हमारे पास पहले सॉलिड में होता है, हम हीट प्रोवाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वाइब्रेट करेंगे मॉलिक्यूल्स तो वो लिक्विड में चेंज होंगे। लिक्विड में हमारे पास जब हम हीट देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज होती है, और ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से इनके दरमियान का डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है लिक्विड हमारे पास गैसेस में चेंज हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास
है ये हमारे पास इंटर कन्वेंशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है। और गैसेस तो आपको पता है कि गैसेस हमारे पास कंप्रेसिबल होती हैं, गैसेस हमारे पास इतनी दूर होती हैं, तो अगर हम ऊपर से इनके ऊपर से अगर हम यहाँ से इनको प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, तो गैसेस क्या होंगी, कंप्रेस होंगी। जब ये कंप्रेस होंगी तो ये क्या हो जाएंगी, वापस इनको हम लिक्विड में एंड देन, और अगर हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो इनको वापस सॉलिड में चेंज किया जा सकता है। अच्छा बच्चों, ये साइड बॉक्स है, आप इसको देख लें। बर्निंग कैंडल ऑफ अ वैक्स, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कह रहे हैं कि जो हमारे पास कैंडल है, जब उसको हम जलाते हैं तो वो किसके शो करते हैं, हमारे पास मैटर की स्टेट्स को शो करती है। कैसे? कैंडल बर्न बाय मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड वैक्स विच राइजेस थ्रू द विक एंड गोज टू इट्स टॉप। अच्छा, क्या होता है कि कैंडल का हमारे पास एक सॉलिड होता है, ठीक है। जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो जो कैंडल होती है वो मेल्ट हो रहा होता है, तो वो मेल्ट होकर सॉलिड किस में चेंज हो रहा होता है, लिक्विड वैक्स में चेंज हो रहा होता है। द हीट वेपराइजेज द वैक्स विद इन द बर्न। तो और क्या होता है, जैसे जैसे हमारे पास हीट इंक्रीज हो रही होती है, सॉलिड वो जो कैंडल होती है वो लिक्विड में चेंज हो रही होती है, और वही जो हमारे पास लिक्विड है वो क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स की फॉर्म में वेपोरेट हो रहा होता है। तो वो जो वेपर्स की फॉर्म में वेपोरेट होगा तो वो हमारे पास कौन सी स्टेट होगी, गैसियस स्टेट होगी। एक्चुअली सॉलिड वैक्स इज अ हाइड्रोकार्बन। सॉलिड वैक्स हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोकार्बन होती है। इट बर्न इन द प्लेंटी ऑफ एयर टू फॉर्म अ स्टीम एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर बोथ गैसेस। अच्छा, सॉलिड हमारे पास क्या होता है, सॉलिड वैक्स वो हाइड्रोकार्बन होती है। तो जब हम उसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या होगा, वो स्टीम में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, जो कि हमारे पास गैसेस हैं, ठीक है। इफ अ सब्सटेंस इज प्योर द सेम पार्टिकल्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द ईच स्टेट। अगर हमारे पास जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं ना वो प्योर होगा, तो ये ही पार्टिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम हमें हर स्टेट में मिलेंगे। वाई डू द 3 स्टेट्स लुक एंड एक्ट डिफरेंटली। कह रहे हैं कि हमारे पास जो 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं वो कैसी दिखती हैं और किस तरह एक्ट करती हैं। अगर आप सॉलिड की फॉर्म लेते हैं ना, तो सॉलिड में आप टेबल ले लें, देखें उसका डेफिनेट वॉल्यूम भी है, डेफिनेट शेप भी है, और उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, एक हद तक करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते। उनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से। उसके बाद आप लिक्विड की इसमें ले लें, लिक्विड आपके पास वाटर आ जाता है, ठीक है। वाटर का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप ग्लास में रखोगे उसकी शेप ग्लास की तरह हो जाएगी, आप बॉल में डालोगे उसकी शेप बॉल की तरह हो जाएगी। जबकि आप गैसेस लेते हो तो गैसेस की क्या होती है, ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना ही डेफिनेट शेप होगी। कि आप जिस कंटेनर में आप गैसेस लोगे ना, गैसेस उस कंटेनर में मतलब फ्रीली मूव कर सकेंगी। इट इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स आर अरेंज डिफरेंटली इन ईच स्टेट एंड देयर मूवमेंट इज आल्सो डिफरेंट। ये जो क्वेश्चन है ना कि वाई डू द 3 स्टेट्स लुक एंड डिफरेंटली, कह रहे हैं कि जो 3 स्टेट्स हैं मैटर की वो कैसी दिखती हैं और वो डिफरेंटली एक्ट क्यों करती हैं, किस वजह से करती हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स डिफरेंटली अरेंज हुए होते हैं। सॉलिड में किसी और तरीके से हुए होते हैं, लिक्विड में किसी और तरीके से, गैसेस में किसी और तरीके से। तो जब उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी तो जाहिर सी बात है जो उनकी मूवमेंट होगी वो भी हमारे पास डिफरेंट होगी। अब गैसियस स्टेट में हम लोग के पास इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चल जाते हैं। गैसेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, आज हम 2 ही पढ़ेंगे, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो डिफ्यूजन हमारे पास क्या होता है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ अ लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन हमारे पास होता है मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मूव करते हैं हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल की तरफ, जब वो आते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। लाइक एग्जांपल है, द स्मेल ऑफ अ रोटन एग स्प्रेड थ्रू आउट द रूम। कि जैसे जो जला हुआ अंडा होता है उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है, ठीक है, पूरे घर में फैल जाती है। तो ये हमारे पास क्या डिफ्यूजन की एग्जांपल है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। अब आप इसकी डायग्राम में हम लोगों ने एक और एग्जांपल ली है, हम लोगों ने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, कंटेनर ऊपर से सील है। कंटेनर की एक साइड पे हम लोगों ने लिया है NO2 गैस और दूसरी साइड पे ली है O2 गैस, ठीक है, और दरमियान में से ये क्या है, बंद है। यहाँ पे भी इसके O2 के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, उधर NO3 के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में मूव कर रहे हैं। अब होगा क्या, मूवमेंट डिफ्यूजन कैसे होगी, जब हम इसके बीच में से इसको दीवार को हटा देंगे, ठीक है, दीवार को जब हम इसके बीच में से हटा देंगे तो होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरफ मूव करेंगे और ये वाले मॉलिक्यूल्स इस तरफ मूव करेंगे। तो क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, NO2 इस तरफ आएगी और O2 इस तरफ जाएंगे। तो ये जो हमारे पास मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की, इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन है। कि द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ
लोअर कंसनट्रेशन। अब इफ्यूजन की तरफ चलते हैं कि इफ्यूजन क्या है। सो इफ्यूजन हमारे पास क्या आता है, द मूवमेंट ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल वन बाय वन विदाउट अ कोलिजन थ्रू अ पिन होल फ्रॉम अ कंटेनर। किसी भी कंटेनर से, ठीक है, जब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं कोलिजन के, विदाउट कोलिजन, फ्रॉम अ होल, ठीक है, पिन होल से मूव करते हैं वन बाय वन, तो वो जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इफ्यूजन बोलते हैं। कि एक कंटेनर है, उसमें छोटा सा होल है और उस होल से वन बाय वन हमारे पास जो है एक एक मॉलिक्यूल स्केप हो रहा है, तो वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, इफ्यूजन है। लाइक जैसे पंचर टायर होते हैं, पंचर टायर में से हवा सारी की सारी एक साथ तो नहीं निकलती ना, किसी एक जगह पे छोटा सा जो सुराख होता है, उस सुराख से हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स निकल रहे होते हैं। इसी तरह ये डायग्राम है, हमने कंटेनर लिया, इसमें हमारे पास हीलियम गैस मौजूद है। अब इस कंटेनर पे यहाँ पे एक छोटा सा सुराख है। अब इससे क्या होगा, एक साथ सारे मॉलिक्यूल्स दूसरी तरफ नहीं जा सकते ना, तो वन बाय वन करके पहले एक मॉलिक्यूल आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। तो मतलब एक एक करके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेंगे। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है, ये क्या है, हमारे पास इफ्यूजन है। ये जो मैंने अभी आप लोगों को टॉपिक पढ़ाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से जो डिफ्यूजन और इफ्यूजन का जो है, इसका डिफरेंस आता होता है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन अ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, या डिफरेंशिएट बिटवीन अ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ठीक है, आपको तकरीबन 4-5 डिफरेंस लिखने पड़ते हैं, फिर एक आपको इसकी एग्जांपल लिखनी पड़ती है, और एक इसी तरह आपको डायग्राम बताकर भी बताना पड़ता है। तो लॉन्ग में भी पूछते हैं, शॉर्ट में भी पूछते हैं। लॉन्ग में पूछेंगे तो आपको 5-6 डिफरेंस लाजमन लिखने पड़ेंगे, एग्जाम्पल अलग से आ जाएगी। ठीक है, 5 डिफरेंस, एक एग्जाम्पल, 6, 7वां पॉइंट आपका आ जाएगा जो कि आप डायग्राम ड्रॉ करके बताओगे। अगर शॉर्ट में आएगा, शॉर्ट में 2 नंबर का होता है, लेकिन फिर भी 2 नंबर के लिए ये नहीं है आपने एक लाइन लिखनी, नहीं, आपने डेफिनेशन लिख के उसके साथ आपने एक डिफरेंस लिखना है, फिर एक एग्जाम्पल लिखनी है। ठीक है, तो अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। अल्लाह हाफिज़।